हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 11वां दिन। बतौर वित्त मंत्री बजट पर जवाब देंगे मुख्यमंत्री। हरियाणा विधानसभा में 4 अहम बिल पारित। नए बिल में शव रखकर प्रदर्शन पर लगी रोक। कच्चे कर्मचारियों के 58 साल तक नौकरी सुरक्षित। डंकी रूट पर सख्ती और सट्टेबाजी पर भी बनेगा नया कानून। बल्लभगढ़ में महिला डॉक्टर की दिन दिहाड़े हत्या। 34 साल की डॉक्टर प्रियंका की चाकू गोदकर हत्या। पति और देवर पर हत्या का आरोप। 10 घंटे तक कमरे में पड़ा रहा शव। भिवानी की एक और बेटी बनी गोल्डन गर्ल। दिव्यांग बेटी मुस्कान ने खेलो इंडिया के शॉटपुट में जीता गोल्ड। भिवानी में मुस्कान का हुआ भव्य स्वागत। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे हरियाणा विधानसभा की। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां दिन है। सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई। बतौर वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बजट पर जवाब देंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। विधानसभा में 3 दिन पहले ही 4 अहम बिल पारित किए गए हैं, पेश किए गए हैं। नए बिल में शव रखकर प्रदर्शन पर रोक की ये बिल पारित किया गया। दूसरा अहम बिल कच्चे कर्मचारियों की 58 साल तक की नौकरी सुरक्षित। डंकी रूट पर सख्ती और सट्टेबाजी पर भी नया कानून बनेगा। ये बिल 3 बिल 4 बिल पारित किए गए हैं। तो आज सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है। 1 घंटे क्वेश्चन आवर चलेगा। बतौर वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जवाब देंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। विधानसभा में 3 दिन पहले ही 4 अहम बिल पारित किए जा चुके हैं। पहला बिल है नए बिल में शव रखकर प्रदर्शन पर रोक। दूसरा अहम बिल कच्चे कर्मचारियों की 58 साल की नौकरी सुरक्षित। तीसरा अहम बिल डंकी रूट पर सख्ती और चौथा अहम बिल सट्टेबाजी पर भी नया कानून बनाया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से सदन में जवाब दिया जाएगा। तो सीवरेज की है खुदाई होती है, जो पाइपलाइन है, क्योंकि 135 लीटर पर कैपिटा का हिसाब से हम जहां सीवरेज का होता है वो पानी देते हैं, उसके लिए खुदाई होती है। तो एक बार स्वाभाविक दिक्कत होती है। जो रोड जो चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड की थी, चाहे वो HSVP की थी, चाहे PWD की थी, उनका जो एस्टिमेट है 1 करोड़ 43 लाख रुपए हमने उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट से जमा करा दिए हैं। और 4 महीने के अंदर अंदर वो रोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, वो बन जाएगी। जो बात आपने अलग से पूछी है वो अलग क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दूं। ठीक, श्री अनिल यादव 174। हाँ, एक जी दो तिहाई चंद्र प्रकाश जी, वो सेपरेट क्वेश्चन है। नहीं, ये सेपरेट नहीं, इसी से लिंक है। इससे लिंक नहीं है। जो आपने जो पूछा उन्होंने बता दिया कि नहीं स्पीकर सर, लागत लगेगी, जो सीवरेज लाइन मंडी में ले हो रही है उन्हीं की सड़कों की बात है, ये अलग नहीं है जी। तो मेरा ये है कि ये सीसी का एक प्रपोजल आया था रोड बनने का, बाईपास बोलते हैं इसको, और ये 1 करोड़ और 85 लाख का आया हुआ है यहाँ पे। तो मैं क्योंकि इससे लिंक है ये, अगर कोई पर्टिकुलर रोड है पर्टिकुलर अलग से है तो अलग से आप जानकारी मंत्री जी ने कहा लिंक है सर, अलग से आप डिस्कस कर लें। नहीं वो लिख के दे जी मंत्री जी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, आपने जो पाइपलाइन दबा रहे हैं उसमें जो रोड टूटी है उसके बारे में पूछा है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आपका जो क्वेश्चन है इसका मैं जवाब आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है मंत्री जी, आप अलग से उसको हम जवाब भिजवा दें, जवाब भिजवा दें उनको। बाद में अलग भी कुछ होगा तो वो भी आप डिस्कस कर लें। श्री अनिल यादव मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित धुदानी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अंकित, आज बतौर फाइनेंस मिनिस्टर नायब सिंह सैनी विधानसभा में जवाब देंगे। क्या कुछ कार्रवाई आज सदन की रहने वाली? केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार हो चुकी है और लगातार जो विधायकों के प्रश्न लगे हैं उनके मंत्री जवाब दे रहे हैं। और आज विशेष बात यही है कि बजट सत्र जो चल रहा है और बजट जो मुख्यमंत्री और जो वित्त मंत्री भी है नायब सैनी, उन्होंने पेश किया था, तो आज उसके ऊपर रिप्लाई खुद मुख्यमंत्री पेश करेंगे। और वो उसके अंदर वो जितने भी बजट के ऊपर सवाल जो विपक्ष ने उठाए हैं या सत्ता पक्ष ने जो प्रश्न पूछे हैं, तो उन सब का रिप्लाई जो है मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे।
वहीं अगर बात की जाए रोड एक्सीडेंट को लेकर के भी एक प्रस्ताव आने वाला है। एक रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसको लेकर के एक कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो आने वाला है। गीता बुक्कल जो विपक्ष की विधायक हैं वो लेकर के आएंगी, तो उसके ऊपर भी चर्चा होगी कि किस प्रकार से रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और उनको बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, उनसे कैसे निजात मिल सकती है। तो आज कहीं ना कहीं विशेष दिन रहने वाला है। मुख्यमंत्री का रिप्लाई जो है वो आने वाला है। जी, 4 दिन पहले 4 बिल्स पास किए गए हैं, पारित किए गए हैं, उनको लेके कब तक ये जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, कब तक ये जो बिल है कानून का रूप ले लेंगे? बिल्कुल, कल जो 4 बिल पास हुए हैं बड़े महत्वपूर्ण बिल है। एक तो जो डंकी के रास्ते जो बाहर जाते हैं युवा और कहीं ना कहीं उनको एजेंटों पर जो एजेंट भेजते हैं उनके ऊपर लगाम कसने के लिए बिल आया था, वो बिल है। वहीं जुआ और या सट्टेबाजी जो मैच के क्रिकेट मैच में या दूसरी जगह करते हुए नजर आते हैं उनको लेकर के बिल आया था। तो ऐसे महत्वपूर्ण बिल जो है कल आए थे सदन के अंदर और वो सर्वसम्मति से कहे या पास कर दिए गए हैं। और अब वो जैसे ही यहाँ से पास हो जाते हैं तो फिर राज्यपाल के पास जाते हैं और राज्यपाल की जब उसके ऊपर मोहर लग जाती है तो उसके बाद वो कानून का रूप ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बिल थे चारों और वो अब पास हो चुके हैं विधानसभा के अंदर और जैसे ही राज्यपाल की मोहर लगेगी वो कानून का रूप लेने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमें पूरी जानकारी देने के लिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां दिन है। प्रश्नकाल से सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बतौर वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जो नायब सिंह सैनी है वो अपना जवाब देंगे आज। क्योंकि डी एडिक्शन के प्रोटोकॉल्स होते हैं, किस प्रकार से क्या हम एनएबीएच की गाइडलाइंस के साथ जाते हैं, आईआरसीए की गाइडलाइंस के साथ जाते हैं, हम कौन सी गाइडलाइंस के ऊपर इन डी एडिक्शन सेंटर्स को हम रन करने का काम करते हैं। एक सर इस पे फॉलोअप मेरा ये भी है कि हम किस बेसिस पे हम ये मानते हैं कि भी जो लड़का है या जो पेशेंट है वो नशा मुक्त हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस रीसर्फेस हुए हैं जहां पर कोई युवक डी एडिक्शन सेंटर से बाहर जाता है लेकिन करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स तो स्ट्रीट लेवल ਪੈਡਲਰਸ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਾਇਰ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਧਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਸ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਡੇਟਾ ਬੇਸਡ ਮੈਨਰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਆਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਪਲਾਇਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਰੱਗ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਡਰੱਗ ਟਿਪਸ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ क्रैकडाउन ऑन मेजर स्मगलर्स इज बीइंग प्लान्ड। पंजाब सरकार का जो ये युद्ध नशा विरुद्ध अभियान के अंतर्गत एक स्ट्रेटजाइज करके पंजाब पुलिस की तरफ से बड़े ड्रग स्मगलर्स को टारगेट करके एक मेजर कैंपेन उनके अगेंस्ट लॉन्च किया जा रहा है और सभी एसएसपीज और कमिश्नर्स ऑफ पुलिस को हिदायत करी गई है कि ये मैपिंग जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज मैपिंग अगले 7 दिनों में वो कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करके कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट जो उनके एरिया में जो ड्रग सप्लाई करते हैं वो तैयार करी जा रही हैं, ये सूचियां तैयार करी जा रही हैं जिसमें इंटरोगेशन ऑफ अरेस्टेड पैडलर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होगा। जैसे अभी तक इस अभियान में हमें बहुत कामयाबी मिली है। टोटल 2384 FIRs दर्ज हो चुकी हों 1 मार्च के बाद और 4142 लोग अरेस्ट किए गए हैं। 146 किलो हेरोइन रिकवरी हुई है। एवरेज फिगर्स तो ये तकरीबन 4 गुना है फिगर्स, नंबर ऑफ अरेस्ट, रिकवरीज और जो हमें लोगों से फीडबैक मिली है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि एक काफ़ी जो स्ट्रीट सप्लाई ऑफ ड्रग्स पे काफ़ी जो है एक कट लगा है। बट इसको स्टडी करते हुए ये हमारा एंडेवर है पंजाब पुलिस का कि सिर्फ स्ट्रीट पेडलिंग ही नहीं, जो इनके पीछे जो बड़ी मछलियां हैं, जो बिग सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें
उनके खिलाफ एज पर लॉ एक्शन किया जाए। तो इसमें सभी पकड़े हुए जो ड्रग पेडलर्स की इंटरोगेशन सिस्टमेटिक तरीके से करके बैकवर्ड लिंकेजेस पता किए जाएंगे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट से भी इंफॉर्मेशन जनरेट करी जाएगी, और जो हम सेफ पंजाब ड्रग हेल्पलाइन है उसमें जो टिप्स आती हैं उन पे भी बहुत एक फोकस है। ये पिछले दिनों देखा गया कि ये इंफॉर्मेशन काफ़ी बढ़ गई है, तो पब्लिक का हमें सहयोग मिल रहा है। तो इन सब को एक इंटीग्रेटेड तरीके से कॉम्प्रीहेंसिव डेटाबेस बनाया जाएगा। डेटाबेस्ड साइंटिफिक तरीके से ये एसएसपी जो इस वक्त ड्रग सप्लायर्स हमारे कौन से हैं, जैसे हाल ही में एक एएनटीएफ ने जैसे ड्रग नेटवर्क बस्ट किया था, तो जिसमें पाकिस्तान बेस्ड स्मगलर्स कौन से कुरियर्स थे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ में महिला डॉक्टर की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। 34 साल की डॉक्टर प्रियंका की चाकू गोदकर हत्या की गई है। पति और देवर पर हत्या का आरोप इल्जाम लगा है। 10 घंटे तक कमरे में ही इस मृतका का शव पड़ा रहा। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। हत्यारों की तलाश अभी भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो खबर बल्लभगढ़ से है। बल्लभगढ़ में एक महिला डॉक्टर की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। 34 साल की डॉक्टर प्रियंका बताई जा रही है, जिसकी चाकू गोद के हत्या की गई है। पति और देवर पर हत्या का इल्जाम लगा है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस की तरफ से गहनता से की जा रही है। किस रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया, खैर ये जांच का विषय है। हत्यारों की तलाश अभी भी पुलिस कर रही है। 10 घंटों तक कमरे के अंदर ही इस मृतका डॉक्टर का शव पड़ा रहा। खबर बल्लभगढ़ से है। बल्लभगढ़ में महिला डॉक्टर की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। 34 साल इस महिला डॉक्टर की उम्र थी, आयु थी। डॉक्टर प्रियंका की चाकू गोद के हत्या की गई है। पति और देवर पर हत्या का इल्जाम, एलिगेशंस, आरोप लगाए गए हैं। 10 घंटे तक इस मृतका डॉक्टर का जो शव है, डेड बॉडी है, वो कमरे के अंदर ही पड़ी रही। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि जो पुलिस है अलग अलग एंगल्स के तहत इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल राठी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अनिल, पुलिस की तरफ से अब तक की क्या कुछ कार्रवाई? जी सरजोत, देखिए आपको बता दें कि पूरा मामला बल्लभगढ़ के विष्णु कॉलोनी इलाके का है, जहां पर दिन दहाड़े एक महिला डॉक्टर की जो है वो उसके ही क्लिनिक के ऊपर वाले कमरे में जो है वो निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। चाकुओं से गोद कर उसकी जो हत्या है वो बताया जा रहा है की गई है इस महिला डॉक्टर प्रियंका की। और साथ ही साथ देखिए इसके पूरी मामला घटनाक्रम में जो सवालिया निशान उठ रहे हैं वो ये है कि इसके जो पति हैं और देवर हैं उनके ऊपर ही जो है वो हत्या का आरोप जो है वो लग रहा है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से इनकी अनबन जो है वो अपने पति के साथ चल रही थी, जिसके चलते इस कह सकते हैं कि इस घटना को अंजाम दिया गया। और लगभग 10 घंटे बाद जो परिजन है और जो स्थानीय पुलिस है उसको इस पूरी घटना से बारे में जो है पता लगा, जिसके पश्चात फॉरेंसिक टीमें आई। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीमें इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उनकी तलाश की जा रही है, आखिर कौन यहाँ पे आया था और किस तरीके से इस महिला को मौत के घाट उतार के जो है वो चला गया। तो फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। और पुलिस क्लेम कर रही है कि हम जल्दी से जल्दी जो मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी हमारे द्वारा की जाए। बात करेंगे फरीदाबाद की। 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू होगी। प्रशासन ने किसानों के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला उपायुक्त ने तैयारियों की समीक्षा की है। मंडियों में सफाई, पानी और बैठने का इंतजाम किया गया है, प्रबंध किया गया है। बारिश से अनाज को बचाने का भी इंतजाम प्रशासन की टीमों की तरफ से किया गया है। किसानों को परेशानी से बचाने की व्यवस्था की गई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू की जाएगी। तो 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने कि किसानों के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। जिला उपायुक्त ने तैयारियों की समीक्षा की है। मंडियों में सफाई, पानी और बैठने का इंतजाम प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया है। बारिश से अनाज को बचाने का इंतजाम, प्रबंध भी प्रशासन ने किए हैं। किसानों को परेशानी से बचाने की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरो जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो जाएगी। जैसा कि अप्रैल माह से जो हमारी खरीद है गेहूं की वो शुरू होगी, तो इसके जो तैयारियां करनी थी वो सारी हमारी पूर्ण है, चाहे वो साफ सफाई की हो, पानी की हो, शौचालय की हो, या जो हमारे किसान भाई आएंगे उनके
व्यवस्था की हो, और साथ ही जो अभी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो वेरिफिकेशन है वो भी सारी अभी जल्दी पूरी हो जाएगी, तो उससे लोगों को रजिस्टर करने मतलब आगे जो मंडी में आएंगे तो उसमें भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण है, और जैसे ही खरीद शुरू होगी हमारी सारी मंडियां जो भी नोटिफाई होती हैं उन सभी में टाइमली हम खरीद करवाएं। पिछली बार स्पेशली देखने में आया था कि कई जगह जैसे जो हमारी ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें इलेक्शंस पहले थे तो लेबर आने में काफी समस्या थी, परंतु अब की बार मैंने रिव्यू करा, मीटिंग इसकी खरीद की ले ली है मैंने, तो उसमें FCI से भी और हैफेड और फूड से भी या वेयर हाउस जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं उन सभी से बात हुई है, तो अब की बार लेबर की इतनी कोई समस्या नहीं है। तो हमारी आशा यही है कि जो उठान है वो पिछली बार से काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि लेबर की जो अवेलेबिलिटी जो पिछली बार जो इशू था वो अब की बार नहीं है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पेहोवा की। पेहोवा में चैत्र चौदस मेले का आयोजन शुरू हो चुका है। बड़ी गिनती में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 29 मार्च तक इस चैत्र चौदस मेले का आयोजन होगा। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तो बड़ी गिनती में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। 29 मार्च तक चैत्र चौदस मेले का आयोजन किया जाएगा। आज 27 मार्च है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किए गए। पेहोवा में चैत्र चौदस मेले का आयोजन आज से शुरू हो चुका है। बड़ी गिनती में श्रद्धालु यहां पे पहुंच रहे हैं। 29 मार्च तक चैत्र चौदस मेला चलेगा, जिस सब के चलते सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम प्रबंध प्रशासन की तरफ से किए गए। मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक यादव फोन लाइन पे जुड़े हैं। अशोक, पेहोवा में चैत्र चौदस मेले का आयोजन, किस तरह की रौनक इस मेले में देखने को मिल रही है? देखिए, मेले का शुभारंभ आज से हो गया है और बाकायदा मेले का शुभारंभ जो SDM है उनके हाथों से करवाया गया। 3 दिन तक ये मेला चलेगा। दूर दराज से लोग आते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर लोग पहुंचकर अपने पितरों के प्रति निमित्त पिंडदान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उस तरह ये मेला चल रहा है। और लगातार यहाँ पे दूर दराज से जो श्रद्धालु पहुंचेंगे अपने पितरों के प्रति निमित्त पिंडदान करेंगे। 3 दिन ये मेला चलेगा। कहीं ना कहीं ये मेला जो पूर्वजों की यानी कि आत्मा की शांति के लिए मेला किया जाता है और यहाँ पे दूर दराज से जो लोग पहुंचते हैं, हालांकि लाखों लोगों की यहाँ पे आने की उम्मीद है और 3 दिन तक मेला चलेगा। दूर दराज से किसी को भी परेशानी ना हो, इसको देखते हुए यहाँ पर अलग से एक अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है। बाकायदा ट्रैफिक का रूट रखा गया है, क्योंकि मेले का क्षेत्र है सरस्वती का तीर्थ है और तीक मेला माना जाता है। यहाँ पर ज्यादातर पंजाब से और साथ लगते जो राज्य वहां से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और अपने पितरों के प्रति निमित्त पिंडदान पूजा अर्चना करते हैं। आज से इस मेले का शुरुआत हो गया है। कल महत्वपूर्ण दिन रहेगा। कल मुख्य स्नान होगा और सुबह सुबह पूजा अर्चना करने के बाद, मुख्य स्नान करने के बाद हमें जो श्रद्धालु हैं वो अपने अपने घरों की ओर रवाना होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। पंजाब सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो नशा करते हैं उनकी जनसंख्या जो है तो उनकी गिनती करवाई जाएगी और उसके लिए एक अलग से बजट भी प्रस्ताव रखा गया है। जो बजट आया है उसके अंदर एक प्रस्ताव रखा गया है। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज साहब हैं, उनसे बात करते हैं। विज साहब, पंजाब पहले से ही नशे से काफी ग्रसित है और अब पंजाब सरकार फैसला ले रही है कि नशा जो करते हैं उनकी गिनती करवाई जाएगी। और उसके साथ ही एक क्वेश्चन है कि आज पंजाब विधानसभा के अंदर MLA ये कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस के MLA की गिनती तो करवाइए, लेकिन उससे पहले जितने भी MLA बैठे हैं इनका भी डोप टेस्ट करवाना चाहिए। नहीं, अब ये समझ नहीं आ रहा। गिनती तो आप करवाओ, गिनती करवाने से तो नशा नहीं छूट जाएगा। नशा छुड़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये बताना होगा। और पंजाब हमारा सीमावर्ती राज्य है और सीमा पार से हमारी तरुणाई को खराब करने के लिए लगातार ऐसे प्रयास होते रहते हैं। आजकल तो ड्रोन आ गए, ड्रोन से नशे का माल टारगेटेड जगहों पर गिराया जाता है। हालांकि हमारी सेनाएं हर वक्त चौकस रहती हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसी हरकतें होती हैं। इसलिए पंजाब में जनसंख्या आप कराओ, गिनती कराने से काम नहीं होता। ये तो केवल एक
बताने वाली बात है। उसके लिए पूरी योजना बनानी चाहिए और ना केवल पंजाब में, सभी प्रदेशों को मिलकर भी इसकी एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो इस रीजन के प्रदेश हैं। और क्योंकि सभी को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में नशेड़ियों को, नशा बेचने वालों को समय नहीं लगता है, इसलिए एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए। और जैसा हमने किया भी है कि इसके लिए अलग विभाग, क्योंकि जो रेगुलर अगर हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, रेगुलर थानेदार हैं, उनके पास और बहुत काम होते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली इनको चेज नहीं कर सकते। तो जब मैं होम मिनिस्टर था, हमने बनाया था डिपार्टमेंट का इसको कॉन्स्टेंटली चेज करने के लिए। तो ऐसा ही संयुक्त प्रयास हो सभी प्रदेशों का मिलके, तो ज्यादा अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। एक और सवाल है मेरा कि जो पंजाब सरकार है, उसने जब सरकार नहीं बनी थी आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कही थी। बजट भी आ गया है, कोई प्रावधान भी नहीं किया गया है, जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अब सरकार में नहीं रही, वहां पूछ रहे हैं कि कब देंगे आप पैसा। देखिए, एक चीज तो तय हो गई कि वादा निभाने वाली पार्टी हिंदुस्तान में केवल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और हमने कठिन कठिन काम, जैसे धारा 370 का उठाना, राम मंदिर जी का बनाने का रास्ता प्रशस्त करना, 3 तलाक को खत्म करना, ये जिनके लिए हम बाहर रहते बोलते थे, हमने अंदर रहकर भी उनके ऊपर काम किया, हमने करके दिखाया है। हम ही कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरी पार्टियां हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं, ये सब धोखेबाज पार्टियां हैं। ये जनता को गुमराह करती हैं, धोखा देती हैं और राज करके मजे लूटती हैं। अब तीसरे साल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जब भी बजट का कोई एलोकेशन नहीं किया गया है, जबकि हरियाणा सरकार ने 5000 करोड़ रुपए महिलाओं को देने के लिए एलोकेट किए हैं। अभी तक भी कोई बात भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कोई नहीं की है, या वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने नहीं की है। राजनीति में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक नेता, एक नीति, एक नियत। इनके पास ना तो कोई नेतृत्व है, ना इनकी नीति है कोई, और नियत तो इनकी ठीक है ही नहीं। तो हमारे साथ अनिल विज साहब थे, कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, और उन्होंने कहा कि नशे को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए और केवल जनगणना करवाने से कुछ नहीं होगा, गिनती करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको रोकथाम के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं जहां महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात जो घोषणा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में की थी, उसके ऊपर यही कहना है कि वादे जो पूरे करती है, पूरे देश भर में एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है और वो करती है, वरना सारी धोखेबाज पार्टी है। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित दुदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फतेहाबाद की। फतेहाबाद नगर परिषद की बैठक में जबरदस्त हंगामा हो गया। पार्षद बोले, हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। वार्डों में काम नहीं हो रहे, एक्सीएन नदारत रहे हैं। हर महीने मीटिंग कराने की मांग भी की गई है। मीटिंग में नहीं आने वाले पार्षदों को हटाने की मांग की जा रही है। फतेहाबाद नगर परिषद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां जबरदस्त हंगामा हुआ। पार्षदों ने कहा कि हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। वार्डों में काम नहीं हो रहे, एक्सीएन नदारत रहे हैं। हर महीने मीटिंग करवाने की मांग की जा रही
लगभग 11 करोड़ के काम नगर परिषद के द्वारा लगा दिए गए थे। सभी वार्डों के काम है उसके अंदर। लाइटों के रिपेयरिंग के भी काम थे जिनके लिए जो थी, आज ही उनको लाइटें हमने देने के लिए डिसाइड कर दिया है, क्योंकि उनका मटेरियल हमारे पास जो खाली लाइटें हमने परचेज करी थी 1000 के आसपास, लेकिन उसको लगाने के लिए कुछ सामान परचेज का टेंडर लगाया हुआ है, उसके बाद ही लाइट लग सकती है। फिर पार्षदों ने कहा कि हमें लाइट अभी चाहिए, तो हमने उनको नहीं एमपी साहब हमारे को ये पब्लिक को ये नहीं लगता कि भी पार्षद लाइट तक ही सीमित रह गए। फिर लाइटें हर वार्ड के अंदर लगी हुई हैं, करोड़ के काम लाइटें हर वार्ड में लगी हुई हैं। कोई एक आध गलियां बची होंगी जो नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं लाइटों में घोड़माल तो पार्षदों के लाइटें तो कुछ ऐसा है कि हर जगह उन्हें बढ़ती जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। जिस गली में 10 लाइटें थी तो कहते हैं 12 लग जानी चाहिए। ये पार्ट ऑफ द लोगों की सोच। अब बात करेंगे भिवानी की। भिवानी की एक और बेटी गोल्डन गर्ल बन गई है। दिव्यांग बेटी मुस्कान ने देश में धूम मचा दी। मुस्कान ने खेलो इंडिया के शॉटपुट में गोल्ड जीता है। दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया में गोल्ड जीता गया है मुस्कान की तरफ से। भिवानी में मुस्कान का शानदार भव्य स्वागत हुआ। 2 साल